हेलो, स्वागत है फिजिक्स के अगले वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे साउंड। साउंड सबसे पहले आपको पता ही है साउंड क्या है, लेकिन हम बेसिक डेफिनेशन पढ़ें या ना पढ़ें, थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे और फिर चलेंगे। साउंड आपको पता ही है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जैसे वो था लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी, तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू हियर। सब एनर्जी है। अब देखिए यहां पे जो कॉन्सेप्ट है वो है वाइब्रेशन का। वाइब्रेशन क्या होता है? जब भी कोई बॉडी अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन करे, इसी को हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशन। यानी कि हमने सबसे पहले सिंपल केस कौन सा देखा हुआ है? पेंडुलम। ये रहा पेंडुलम लटका हुआ है, इसको हमने ऐसे हिला दिया तो ये ऐसे 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 टू एंड फ्रो आगे पीछे अपनी मीन पोजीशन से, इसकी मीन पोजीशन कौन सी है? ये वाली। इसी को हम कहते हैं वाइब्रेशन। या फिर एक तरह का ये पीरियोडिक मोशन है ना, रिपीट कर रहा है, जो रिपीटेड मोशन है, पीरियोडिक मोशन भी इसको कह सकते हैं। लेकिन क्या सारे पीरियोडिक मोशन वाइब्रेशन कहलाएंगे? नहीं। मान लो घड़ी है, अब घड़ी पीरियोडिक मोशन तो कर रही है, एक सर्टेन टाइम के बाद इसका जो मोशन है वो रिपीट हो रहा है, तो ये पीरियोडिक मोशन तो है, लेकिन ये वाइब्रेशन नहीं है। क्यों यार? वाइब्रेशन की डेफिनेशन क्या है? टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए, टू एंड फ्रो फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, तो इसलिए ये वाइब्रेशन हुआ। अब यहां पे हम देखते हैं जो साउंड है जो ट्रैवल करती है, ये कैसे ट्रैवल करती है? ये जो सारे पार्टिकल्स हैं ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। ये इसको धक्का देता है कि चल बे आगे, ये इसको देता है, ये इसको देता है, ये इसको देता है, और करते करते यहाँ पे जो यहाँ भेजा था वो फाइनली यहाँ पहुंच जाती है। और इस तरीके से क्या होता है? हमारा साउंड ट्रैवल करता है। तो अगर यूपीएससी हमें कंफ्यूज करना चाहे तो कहेगा कि ये जो डिस्टर्बेंस आप प्रोवाइड कर रहे हैं किसी बॉडी में, ये है, अब ये बॉडी है ना, इस पर से डिस्टर्बेंस हमने दिया, तो क्या ये डिस्टर्बेंस, क्या ये पार्टिकल उठ के चला जा रहा है यहाँ तक? नहीं, ये अपने नेक्स्ट पार्टिकल को ऐसे हल्का सा धक्का देता है, वो अगले वाले को देता है। तो यानी कि ये जो डिस्टर्बेंस है ये ट्रैवल कर जाती है शुरू से अंत तक, और इस तरीके से हमारा काम हो जाता है। अब देखो साउंड वेव्स क्या है? एक मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव क्या होता है? यहाँ क्या वो चल रहा है क्या? नहीं। मैकेनिकल वेव्स का मतलब है जिसे ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है। तो क्या वैक्यूम में साउंड ट्रैवल कर पाएगी? नहीं, क्योंकि साउंड एक मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव का मतलब कि इसे ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत है, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। दो तरीके के वेव्स, पहला है, अगर यहाँ जगह हो यहीं दिखाते हैं कि वेव्स दो तरीके के हैं। पहला तो मैकेनिकल वेव्स, दूसरा है ईएम वेव्स, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये दो तरीके के वेव्स हैं। मैकेनिकल वेव्स का क्या मतलब है? जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है, और इसमें मीडियम की जरूरत नहीं है। मतलब जैसे कि सारे रेडियो, माइक्रो, यहाँ पे आ ही रहा होगा रमी बुक्स जी, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, लाइट रेज, इन सबको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। सो दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं साउंड वेव्स। ये क्या है? एक मैकेनिकल वेव्स, इनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है। क्वेश्चन आ सकता है कि वैक्यूम में साउंड ट्रैवल करेगी? नहीं करेगी भाई। कैसे करेगी बताओ? वरना तब तो वो जो अपने गए एस्ट्रोनॉट वगैरह वैसे ही सुन लेते, कोई मशीन की जरूरत ही नहीं होती। और वैक्यूम की स्पेलिंग में देख लेना, ये जब मैं पहली बार देखा था तो बड़ा खुश था, डबल यू होता है वैक्यूम की स्पेलिंग में। ये हमने थोड़ा सा बेसिक देखा। अब हम चलते हैं जो काम की चीजें हैं। अब देखिए ये जो अभी एक पार्टिकल दूसरे को वो जो दे रहा था, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था, तो कहीं कहीं ऐसा कंप्रेशन होगा, फिर हल्का सा रिफ्रैक्शन होगा। जब पार्टिकल आगे जाएगा तो कंप्रेशन हो जाएगा, और जब दूर हो जाएगा तो यहाँ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, या फिर प्रेशर कह लें, हाई प्रेशर या फिर डेंसिटी कह लेते हैं। और जो लोअर प्रेशर वाला रीजन है इसको हमने क्या बोला? रिफ्रैक्शन। तो ऐसे अल्टरनेट आपको दिखेगा क्या? कंप्रेशन रीजन, रिफ्रैक्शन, कंप्रेशन, रिफ्रैक्शन, और धीरे 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 ऐसे हमारी ही साउंड ट्रैवल कर लेगी। तो कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन पता है, बेसिक चीज हो गई ना, प्रेशर कह लो या डेंसिटी कह लो। इसीलिए हम जब ये साउंड की ट्रैवल करने के लिए जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हम वाई एक्सिस पे क्या दिखाते हैं? देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखो, डेंसिटी या प्रेशर। क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं? प्रेशर या डेंसिटी के टर्म्स में। यहाँ प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब डेंसिटी ज्यादा है। और प्रोपोगेशन ऑफ साउंड असल में क्या है? यही जो अभी हमने देखा कि एक प्रेशर का वेरिएशन कर दे रहे हैं या तो डेंसिटी का वेरिएशन कर दे रहे हैं। कंप्रेशन में क्या होगा? हाई प्रेशर, हाई डेंसिटी। रिफ्रैक्शन में क्या है? लो प्रेशर, लो डेंसिटी। कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं।
अब देखो साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। अच्छा, यहाँ पे हमने जो ये देखा था कि मैकेनिकल वेव्स और ईएम वेव्स, अब मैकेनिकल वेव्स में भी दो टाइप के होते हैं, या तो वो लॉन्गिट्यूडनल हो सकता है या तो वो ट्रांसवर्स हो सकता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का क्या मतलब है कि जो पार्टिकल्स, जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, उनका मोशन उस डायरेक्शन ऑफ वेव के पैरेलल है। ये जो हमारी वेव जा रही है इस डायरेक्शन में, और जो पार्टिकल्स हैं उनका भी मूवमेंट किस डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में। जो पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल ऑसिलेट्स पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। लेकिन ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है, जैसे लाइट एक ट्रांसवर्स वेव्स है। इसमें क्या होता है, इसके जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं वो परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं, ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। बस हमें ये ध्यान रखना है। तो साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, साउंड डू नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, लाइट ट्रेवल इन वैक्यूम, लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव्स। व्हाट डज इट मीन ट्रांसवर्स वेव्स? इसके जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, अगर ऐसे लाइट जा रही है ना ऐसे, तो इनके जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं और वेव जो है वो हमारी आगे इसी डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल में क्या है, पैरेलल। ये आपको याद रखना है, बस कॉन्सेप्ट ना पता हो ये तो याद ही कर लो। लॉन्गिट्यूडनल में पैरेलल और ट्रांसवर्स में परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं। कौन? इंडिविजुअल पार्टिकल्स। किसके? जिधर वेव जा रही है उसके। तो हमने तो दोनों ही सीख लिया, बस आपको याद रखना है। अब छोटी मोटी कैरेक्टरिस्टिक बचपन में हमने देखा ही है। देखो क्रस्ट एंड ट्रफ क्या होता है। अब इस वेव की जो सबसे ऊपर वाली पीक है, पीक, उसको हमने क्या कह दिया है, क्रस्ट। और जो सबसे लोएस्ट वाली पोजीशन है या फिर वैली कह लो, ये देखो ज्योग्राफी में आपने पढ़ा ही हो, फिजिकल ज्योग्राफी खूब पढ़ते हैं आप लोग। ये वैली सा अगर दिखे, वैली कह देते हैं, या फिर लोअर मोस्ट पोजीशन कह दे, तो ये क्या हो जाता है, ट्रफ। ये क्रस्ट है, ये ट्रफ है। अब एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, हमारी वेवलेंथ। एक कंप्लीट, या फिर अगर ट्रफ से ट्रफ लेना हो तो ट्रफ से ट्रफ ले लेना। ये क्या हो जाएगा, हमारा वेवलेंथ दिखाते किससे हैं, लैम्बडा से। ऐसे लैम्बडा, लैम्बडा ऐसे पढ़ते हैं, लैम्बडा। या तो कंप्रेशन रीजन के बीच का डिस्टेंस ले लो, रिफ्रैक्शन के बीच देख लो। जो एक कंप्लीट ये हो जाएगा, इसको हम कहेंगे वेवलेंथ। ये रही यहां से लेके यहां तक हमारी ये क्या है, वेवलेंथ। अब इन्होंने क्रस्ट से क्रस्ट लिया है तो वो एक ही बात हो जाएगी, एक ही बात हो गई। ये वाली डिस्टेंस इधर की बजाय इधर देख लो, एक ही चीज हो गई ना। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज में। दो कंजिक्यूटिव क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस, कंजिक्यूटिव ये सब बोल लिखूं क्या, लिखूं क्यों, आपको तो पता ही है यार। कंजिक्यूटिव क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस, ट्रफ भी ले लेना। वेवलेंथ पता हो गया आपको। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी आपको पता ही है क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। एक सेकेंड में, अब हमारी ये जो वेव है ये ऑसिलेट कर रही होगी, एक सेकेंड में कितनी बार ऑसिलेट कर रही है, ये हमें क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी। और भाई टाइम पीरियड क्या होता है कि एक ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगा, टाइम इन वन ऑसिलेशन, टाइम टेकन। ये रहा हमारा वो एक ऑसिलेशन इसने किया कंप्लीट, एक ऑसिलेशन इसने किया, कितना टाइम लिया, दिस इज टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी में क्या है कि एक सेकंड में तुम कितनी बार ऐसे ऑसिलेट कर लेते हैं। मान लो एक सेकंड में इतनी बार ऑसिलेट कर लिया होगा, एक सेकंड में, इन 1 सेकंड। ये क्या बताता है हमें, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का आपको वो पता होगा, यूनिट फ्रीक्वेंसी की क्या है, हर्ट्ज। टाइम पीरियड का क्या हो जाएगा, तो सिंपली टाइम है तो सिंपली सेकंड। अच्छा, फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाय टाइम पीरियड। कहाँ, यहां लिख देता हूं, फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाय टाइम पीरियड। यानी कि फ्रीक्वेंसी की एक और यूनिट क्या हो सकती है, पर सेकंड, है ना। कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन है पर सेकंड, तो हर्ट्ज कह लो, चाहे तो S-1 ये भी कह सकते हैं। हर्ट्ज से याद आता है, हर्ट्ज, ये जो साइंटिस्ट थे इनका पूरा नाम क्या करेंगे जान के, हर्ट्ज पता रखना है बस। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो भी इन्होंने ही दी है। देखो वहां से कंफ्यूज नहीं होना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की आइंस्टीन ने दी है। आइंस्टीन ने जो वो वाला दिया था ना कि ये रहा, इस पर रे आएगी तो H न्यू हो जाएगा एनर्जी, फिर यहाँ वर्क फंक्शन
प्लस काइनेटिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बाहर निकल जाएगा। ये आइंस्टीन ने दिया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपैंड किया था उन्होंने, ये सब तामझाम बताया। कंफ्यूज इसमें नहीं होना है, बिकॉज आई वॉज कंफ्यूज्ड व्हेन आई वॉज प्रिपेयरिंग। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वॉज गिवन बाय हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज। हो गया सब कुछ, आगे चलते हैं। फॉर्मूला यूनिट तो हो ही गया ना, लैम्डा। अब एक वेव लेंथ है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर, ये तो लेंथ है। फ्रीक्वेंसी आपको पता ही चल गया हर्ट्ज है, टाइम पीरियड आपको पता चल गया सेकंड है। अब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमारे पास क्या है, अच्छा ये लिखी रहने देना चाहिए था, F = 1/T। पिच, ये शार्क टैंक वाला पिच है क्या, नहीं। अब ये जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है, इसको हमारा ब्रेन कैसे इंटरप्रेट करता है, उसको हम कहते हैं पिच। ये तो हो गई बेसिक डेफिनेशन। जो क्वेश्चन आता है वो ये है, फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब है हाई पिच साउंड। हाई फ्रीक्वेंसी से आप क्या समझ रहे हैं, अगर कॉन्सेप्ट पे चले, हाई फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, 1 सेकंड में कितनी बार ऑसिलेट कर रहा होगा, यानी कि फास्टर 1 सेकंड में, अगर हम इसका ग्राफ देखें, ये कौन सी हुई और ये कौन सी हुई, अबे यार अच्छा नहीं बन रहा है, कौन सी हाई पिच है और कौन सी लो पिच है। 1 सेकंड में देखो ये तो कितनी बार वाइब्रेट कर रहा है, कम, ये एक लो पिच है, ये हाई पिच है। हाई पिच का मतलब हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी ज्यादा फास्ट वाइब्रेशन हो रही है किसी चीज में। तो जो आपको एकदम पतली तीखी सी आवाज सुनाई देती है ना, वो क्या है, हाई पिच। क्वेश्चन यही आता है कि हाई पिच है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, हाई है। अगर आपकी लो पिच है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है, लो है। फ्रीक्वेंसी किससे एसोसिएटेड है, पिच से। याद रखना है, याद रख लो यार, भूलना नहीं इसको। कैसे होती है हमने वो भी देख लिया कि हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब ही क्या है कि जल्दी जल्दी वो वाइब्रेट कर रहा होगा 1 सेकंड में, तो उसकी वाइब्रेशन कितनी फास्ट है। या तो अगर क्वेश्चन पूछना चाहे टफ तो ऐसे पूछ सकता है कि अगर किसी बॉडी में बहुत ही फास्ट वाइब्रेशन है, इसका क्या मतलब है, पिच कैसी है उसकी, फास्ट वाइब्रेशन, हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच, फ्रीक्वेंसी पिच, फ्रीक्वेंसी पिच, याद कर लो यार, FP कुछ भी याद कर लो, PF होता है, फंड वंड कटता है कुछ लोगों का, PF कुछ भी याद करो यार, पिच फ्रीक्वेंसी। अब दूसरी चीज है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किससे एसोसिएटेड है, इसकी लाउडनेस कितनी है, स्पीड की, सॉरी इस हमारे साउंड वेव की। और इसमें जो फास्टर वाइब्रेशन है, इसका मतलब क्या है कि इसमें ज्यादा कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन होगा। याद आ रहा है प्रेशर वाली चीजें, इसमें ज्यादा वो होगा ना, कंप्रेशन रिफ्रैक्शन। तो अगर ऐसा भी पूछना चाहे कि किसमें ज्यादा है किसमें कम है, तो ये भी आप बेसिक से बता सकते हैं। अच्छा, एम्पलीट्यूड का क्या कह रहे थे, मान लो किसी चीज पे हल्का सा मारा ऐसे, तो आपको लाउडनेस दिखाई दी नहीं। एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये रहा ग्राफ, इस मीन पोजीशन से जो क्रस्ट तक की डिस्टेंस है, ये क्या बताता है, एम्पलीट्यूड। डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि इस पूरे को एम्पलीट्यूड कहेंगे, बिकॉज आई वॉज कंफ्यूज्ड। मीन पोजीशन से ही बात करेंगे हम, जो सबसे ऊपर तक क्रस्ट तक की जो वर्टिकल डिस्टेंस है, इसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। कितनी एनर्जी है इसमें। तो अब हल्का सा आप मारे किसी चीज पे तो आवाज आई, नहीं आई ना, तो एम्पलीट्यूड ही कम है, एनर्जी इतनी कम दी। अब तेज से मारू तो एम्पलीट्यूड बढ़ा, लाउड साउंड आया, तो देखो दिख तो रहा है। हाई एनर्जी, आप हाइयर एनर्जी, इनका मतलब है ये बेसिकली, ज्यादा एम्पलीट्यूड है, क्या मतलब है, ये ज्यादा तेज आवाज आई, ज्यादा एनर्जी आपने दिया, ज्यादा एनर्जी इसके पास है, इस साउंड वेव के पास। तो लाउड साउंड का मतलब है मोर एम्पलीट्यूड, सॉफ्ट साउंड का मतलब है लेस एम्पलीट्यूड। हल्की सी एनर्जी दी, हल्का सा चाटा मारा, मजा नहीं आया। तो ये जो लाउडनेस और सॉफ्टनेस है साउंड की, दिस इज डिटरमाइंड बाय एम्पलीट्यूड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पिच के लिए है फ्रीक्वेंसी और लाउडनेस के लिए है क्या, एम्पलीट्यूड। कैसे भी याद कर लो, यहां PF आपने याद कर लिया था, प्रोविडेंट फंड वाला, यहां पे LA याद कर लो, तो AL याद कर लो, LA कुछ भी याद करो, उससे मतलब नहीं है, याद होना चाहिए। क्वालिटी या तो इसी को स्टाइल मानने के लिए लिख देते हैं टिम्बर ऑफ साउंड। ये क्या होता है, विच, ये होता है क्वालिटी ऑफ साउंड, पता ही ना कैसी है, मजेदार है कि नहीं। विच इनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश वन साउंड फ्रॉम द अनदर इवन इफ दे आर हैविंग द सेम पिच और लाउडनेस। तो क्वालिटी ऑफ अ साउंड क्या है कि ये
कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक तो पढ़ रहे हैं, एक ऐसी साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें इनेबल करती है कि हम डिस्टिंग्विश कर सकें एक साउंड के बीच, अगर उसकी सेम पिच है, सेम लाउडनेस है, तो यानी कि जो हमें ज़्यादा प्लीजेंट होगी, हम कहेंगे भाई अच्छी है, अच्छी क्वालिटी है, रिच क्वालिटी का है। कैसी क्वालिटी है? तो सिंपल इंग्लिश है, ये सब तो बेकार चीज़ है। बस आपको ये याद रखना है इसमें कि टिम्बर ऑफ साउंड को क्या मतलब है, क्वालिटी। अगर फिजिक्स और इंग्लिश को मिलाना चाहें तो ये है, जो आपको ज़्यादा प्लीजेंट होगी, मज़ेदार आवाज़ होगी, तो आप कहेंगे हाँ भाई रिच क्वालिटी है। म्यूजिक क्या है? अच्छी है, प्लीजेंट टू हियर, तो आप कहेंगे हाँ क्वालिटी कैसी है, अच्छी है। वहीं दूसरी और नॉइज, वो भी तो आवाज़ है, पर उसके साथ इतना भेदभाव क्यों? क्योंकि इट इज़ अनप्लीजेंट टू ईयर, तो आप कहेंगे बैड क्वालिटी है, मज़ा नहीं आ रहा है, बंद करो इस शोर शराबे को। और शोर से एक लाइन याद आती है कि एक शोर है मुझ में, पर न जाने क्यों खामोश बहुत है। टोन और नोट, ये भी इसमें लिखा हुआ है। टोन, ये जो सिंगल फ्रीक्वेंसी वाली साउंड होगी उसको हम कहेंगे टोन। कहते हैं ना अपनी टोन ठीक कर लो, सिंगल फ्रीक्वेंसी याद कर लो। और जब सेवरल फ्रीक्वेंसी से म्यूजिक वगैरह है तो उसमें तो वो लोग बजाते हैं काफ़ी अलग अलग जो फ्रीक्वेंसी है, तो वो टोन ना कह के नोट हो जाता है। तो नोट, ये हालांकि क्वेश्चन आया नहीं है, पर कभी तो आएगा ना, कभी तो क्वेश्चंस खत्म होंगे और जो बचे कुछ चीज़ें हैं उन पे भी सवाल आएंगे। नोट, तो मेरा पहला फ़ोन था Redmi Note 4, तो उसमें गाने वाने सुनते थे हम लोग, तो ऐसे याद कर लो। तो बताओ टोन और नोट। नोट क्या है? मल्टीपल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि उसमें मैं गाने सुनता था। और टोन क्या है? सिंगल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एक सिंगल आदमी बोलता है और हम उसे कहते हैं कि भाई तुम अपनी टोन सुधारो। अब सिंपल एक फॉर्मूला भी है, लेकिन आपको ये पता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बेसिक्स। तो ऐसा हम लिख सकते हैं, स्पीड, हम इस वो जो साउंड वेव है उसी की बात कर रहे हैं। डिस्टेंस मतलब कितना कवर किया उसने, कितने टाइम में कितना कवर किया, लैम्डा डिस्टेंस। टाइम कितना लिया, टी। तो डिस्टेंस यानी कि लैम्डा, वेवलेंथ है, अपॉन टाइम पीरियड टी। तो क्या ये फॉर्मूला बन गया या नहीं बन गया? और 1/t को ही हमने क्या कहा था, फ्रीक्वेंसी। तो कुछ लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, दिस इनटू फ्रीक्वेंसी। कुछ लोग फ्रीक्वेंसी को न्यू लिखते हैं ऐसे, तो न्यू। तो इस फॉर्मूले को याद करने की तो ज़रूरत ही नहीं है ना। नहीं तो अगर आपको करना है, बहुत मन है, तो कर लो कि वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी क्या होती है, स्पीड किसकी, वेव की। लेकिन ये क्यों याद करना है यार, मैंने तो कभी नहीं याद किया है, क्योंकि मुझे पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ही क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। पर ठीक है, अगर किसी को याद करना है तो ये है। इंटेंसिटी ऑफ अ साउंड क्या है, द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया। ये वही फ्लक्स वाली बात हो गई, ये सब फालतू चीजें हैं। इंटेंसिटी क्या है, कितनी साउंड एनर्जी पास कर रही है पर सेकेंड इस यूनिट एरिया से। 1 मीटर स्क्वायर का एरिया मान लेते हैं, हर सेकंड में कितनी जा रही है, इसको कहेंगे इंटेंसिटी। क्या लाउडनेस और इंटेंसिटी में अंतर है? हाँ, लाउडनेस क्या चीज थी, एम्पलीट्यूड वाला था, याद आया ना। इंटेंसिटी क्या है, यह है कितनी साउंड एनर्जी पर यूनिट एरिया ट्रेवल कर रही है, ये चीजें हैं। और लाउडनेस क्या है कि ये हमारे उस पर भी डिपेंड कर रही है, ईयर पे। हम किसको, अगर मान लो 2 वेव है, सेम ही इंटेंसिटी है दोनों की, तो हो सकता है हम एक को ज्यादा अच्छे से करें क्योंकि हमारा ईयर इसको अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन आता है कि कैसे पता कि स्पीड ऑफ साउंड लाइट से कम है या ऐसा कुछ। हाँ, क्योंकि जब थंडर आता है तो पहले हमको दिखाई देता है, दिखाई को क्या बोलते हैं, सी, देन वी हियर। पहले ऐसे बिजली चमकती हुई दिखाई देती है यार, ऐसे, और उसके बाद हम सुन पाते हैं। यानी इसका मतलब क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा तेज है, लाइट की स्पीड ज़्यादा तेज है, वो हमारे आंखों तक पहले पहुंच गई, और ये जो साउंड था ये धीरे धीरे पहुंचा, इसलिए हमने देखा पहले और सुना बाद में। यानी स्पीड ऑफ साउंड स्पीड ऑफ लाइट से तो कम ही है। आपको लाइट का पता ही है, सी से दिखाते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ साउंड कितना है, तो अगर आप जानना चाहें तो ये जान सकते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना है, 331 मीटर पर सेकेंड। देखो कहाँ वो कहाँ ये, 331 मीटर पर सेकेंड। एक क्वेश्चन ये आया हुआ था कि कौन सा इसमें से ये प्रूव करता है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो लाइट से कम है, तो उसमें ऑप्शन में था थंडरस्टॉर्म, तो यही। और 22 डिग्री सेल्सियस क्या मतलब है, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे, यानी अभी मेरे घर में या फिर आपके घर में लगभग यही टेम्परेचर रहा होगा। तो नॉर्मली स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, 344 मीटर पर सेकेंड। न्यूमेरिकल्स में हम ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं। अगर आप SSB वगैरह भी जा रहे हैं तो साउंड पता कर लो, और इसकी शायद
किलोमीटर पर आवर में होती थी 1234 kmph। मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है हल्का सा, क्योंकि ये यही पैटर्न था 1234 किलोमीटर पर आवर, इसलिए याद रह गया। ठीक है, अब देखते हैं स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा कहाँ होगी। साउंड एक मैकेनिकल वेव है, साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत है। तो अगर मान लो हम सॉलिड से गैस में जाएं, स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी? डिक्रीजेस इफ वी गो फ्रॉम सॉलिड टू गैस। सॉलिड में खूब सारे आपके पास पार्टिकल हैं, जल्दी जल्दी ये इसको वाइब्रेट करेंगे, आगे भेजेंगे, काम होगा। गैस में आपको पता है पार्टिकल दूर हैं, दूरियां हैं दोनों के बीच, बातें ही नहीं हो रही हैं, ये इसको कहाँ से भेजेगा? जब भेजेगा नहीं तो ये आगे काम कैसे जाएगा? आगे नहीं जाएगा तो कुछ होगा कैसे? तो यानी स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम कहाँ पे होगी? सॉलिड में, देन लिक्विड में, देन गैस में, है ना? ऐसे लिखना चाहिए था। वैक्यूम में ट्रैवल करेगी क्या साउंड? नहीं करेगी यार। ठीक है, अच्छा, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस स्पीड ऑफ साउंड ऑल्सो इंक्रीजेस, यानी कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। इस बात से क्या बताना चाहते हैं हम लोग? इस बात से बताना चाहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी। इसका क्या मतलब है कि हॉटर डेज में, यानी कि गर्मियों में, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, हॉटर डेज में ज़्यादा होगी कम हो जाएगी? हॉटर डेज में बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ गया, इसकी जो रैंडमनेस है वो बढ़ जाएगी और जल्दी जल्दी वाइब्रेट करेगा, जल्दी जल्दी भेजेगा। यानी कि इस लाइन का क्वेश्चन जो बन सकता है वो कुछ ऐसा बन सकता है कि समर में जो स्पीड ऑफ साउंड है वो बढ़ेगी या घटेगी? तो बढ़ेगी, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब हम देखते हैं सोनिक बूम। सोनिक बूम आपको थोड़ा सा नाम से लग रहा है कुछ सुपरसोनिक सा है, क्योंकि जब सुपरसोनिक स्पीड पे, सुपरसोनिक स्पीड आपको पता है ना, स्पीड ऑफ साउंड को हमने कहा है मैक 1। स्पीड ऑफ साउंड, इसी को हम मैक भी कहते हैं, MACH, मैक इक्वल टू 1। अगर इससे ज्यादा हो जाए तो वो क्या हो जाता है? सुपरसोनिक। स्पीड ऑफ साउंड कह रहे हैं, लाइट नहीं, लाइट से तेज तो नहीं है कोई, सुपरसोनिक। और स्पीड ऑफ साउंड से अगर कम है तो वो क्या हो जाएगा? सबसोनिक। तो ये अंतर है। जब आपने मिसाइल भी पढ़ा होगा एफकेट के स्टैटिक जीके के टाइम या तो एसएसबी के टाइम, तो आपने देखा होगा एक सबसोनिक मिसाइल है, एक सुपरसोनिक मिसाइल है ना। मेरे ख्याल से ये वाला निर्भय है और ये वाला अपना जो अबे रशिया वाला है, याद नहीं आ रहा मुझे, रशिया और मॉस्कोवा ऐसे कर गया कुछ। ठीक है, याद आता है तो बताता हूँ, क्यों नहीं याद आ रहा। ठीक है, सुपरसोनिक स्पीड पे जब बुलेट या जेट एयरक्राफ्ट जब जाती हैं, व्हाट इज सुपरसोनिक स्पीड? यानी कि स्पीड साउंड की स्पीड से ज़्यादा है। तो अब जब ये जो मान लेते हैं ये जेट एयरक्राफ्ट, ये मछली सा बन गया है लेकिन ठीक है, ठीक है। अब ये साउंड निकाल रहा है, इधर जा रहा है ऐसे। जब ये सोर्स जो है वो भी मूव कर रहा है, जब सोर्स स्पीड ऑफ साउंड से भी ज़्यादा तेज मूव कर रहा है साथ में, इट प्रोड्यूसेस अ शॉक वेव्स इन एयर व्हेन अ साउंड प्रोड्यूसिंग सोर्स। अब एयरक्राफ्ट जा रहा है, जेट एयरक्राफ्ट, आगे नहीं जाएगा क्या? और जो आवाज़ निकल रही है क्या वो बंद हो जाएगी? नहीं। हुआ क्या, ये इससे भी तेज जा रहा है, किससे? स्पीड ऑफ साउंड से। तो ये प्रोड्यूस करता है एक शॉक वेव्स। ये बहुत ज़्यादा वो है, बहुत हाई एनर्जी इसमें होती है। यहाँ तक कि जो सुनने में आया है, कभी हुआ नहीं है, अब आप लोग एयरफोर्स में जाएंगे तो उड़ाना, तो ग्लास शैटर कर देता है, इवन डैमेज द बिल्डिंग्स, और बहुत ही शार्प, बहुत ही लाउड साउंड आती है। साउंड तो मैंने सुना है, इसी को हम कहते हैं सोनिक बूम। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सोनिक बूम में जो रफ्तार है वो कितनी है? सब सोनिक, सुपरसोनिक, अल्ट्रासोनिक, फलाना सोनिक। सो इट इज सुपरसोनिक। अब हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, बहुत ही मजेदार चीज, इको। देखो इको क्या है, वो आपने मूवी भी देखा होगा कि यहाँ ऐसे एक लड़का खड़ा होता है और यहाँ से पहाड़ है, यहाँ से वो चिल्लाता है कि फलाना आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तो 3-4 बार ये जो अलग अलग आवाज आ रही है,
इंडिविजुअल साउंड्स आपको सुनाई दे रही हैं, ये है इको। इंडिविजुअल साउंड जरूरी है। मान लो मैं गया, मैंने बोला जीनत जीनत जीनत, तो इंडिविजुअल साउंड आ रहा है ना। या फिर सबसे बेसिक ले लेते हैं, क्यों किसी का नाम खराब करें, यो 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 यो, दिस इज इको। इसमें कंडीशन क्या है कि जब एक आपने सुना, एक इधर गई, ये सुनी, फिर आएगी फिर आएगी, तो जो दूसरी वाली जब तक आ रही है तो कितना आपके पास गैप होना चाहिए? अरे कुछ गैप होगा तभी तो आप डिफरेंट साउंड सुन पाएंगे, वरना तो सुपर इम्पोज हो जाएगी, अलग अलग साउंड कहां से आएगा? टाइम आपका जो होना चाहिए 0.1 सेकंड से ज्यादा होना चाहिए उस दूसरी वाली का। दिस इज इंपॉर्टेंट। टाइम आपका जो सेकंड वाली जो वो है वो 0.1 सेकंड के का गैप होना चाहिए दोनों वेव्स के बीच। कौन सी? जो आपकी वाली ओरिजिनल साउंड है और जो रिफ्लेक्टेड है, ओरिजिनल और रिफ्लेक्टेड, कितना होना चाहिए? 0.1 सेकंड का गैप, तभी तो आप सुन पाएंगे ना। अच्छा, अब यहीं से हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें टाइम पता है। यहां से यहां जाने के लिए स्पीड ऑफ एयर पता है 344, टाइम पता है कि भाई इतने का लैग चाहिए, तो हम डिस्टेंस बता सकते हैं मिनिमम कितना चाहिए, वो आता है 17.2 मीटर। तो कैसे आता है ये भी हम बता ही सकते हैं। खैर लो देख ही लेते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड कितना है? 344 क्या 20 डिग्री सेल्सियस पे लिया है, और डिस्टेंस निकाल लेंगे। अच्छा, डिस्टेंस में क्या है, देखो ये वाली जो रे गई, जहां भी इको वाला क्वेश्चन हो, ये आपको ध्यान रखना है, ये सोनार वाला क्वेश्चन हो कि रे ऐसे गई थी तो ये डी हो गई, फिर वापस भी तो आई, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया आपको यहाँ 2D लेना पड़ेगा, है ना। डी और डी अपॉन टाइम, टाइम कितना 0.1, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर चला गया 34.4 का डबल 17.2, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 44, टोटल डिस्टेंस 34.4 मीटर। यानी उस वो जो वेव यहां से निकली है उसको 34.4 मीटर ट्रेवल करना रहा होगा, लेकिन मिनिमम डिस्टेंस आपसे और उस वॉल के बीच या उस ऑब्स्टेकल के बीच कितना चाहिए 17.2 जाएगी और आएगी। तो इको करने के लिए 17.2 मीटर मिनिमम डिस्टेंस आपको चाहिए। अच्छा, ये डिस्टेंस चेंज भी हो सकती है। क्यों चेंज हो सकती है बताओ? क्यों चेंज हो सकती है? टाइम तो नहीं, टाइम तो हमें 0.1 रखो, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करेंगे तो स्पीड चेंज हो जाएगी, स्पीड चेंज हो जाएगी, नया फॉर्म, स्पीड इनटू टाइम, फिर नया डिस्टेंस आ जाएगा। तो अगर इसको टफ क्वेश्चन बनाना हो तो, या फिर थोड़ा डीप में बनाना हो तो ऐसा पूछ सकता है कि दिस 17.2 मीटर की जो डिस्टेंस है, जो कि इको के लिए जरूरत है, क्या टेम्परेचर के साथ ये चेंज होता है? हाँ भाई, क्योंकि टेम्परेचर के साथ स्पीड ऑफ साउंड चेंज होता है, और स्पीड चेंज होते ही चेंज हो जाएगा। अब इको में आपको गड़गड़ाहट सुनाई देती है ना, खड़क, वो खड़क से याद आता है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कते हैं खड़क सिंह। तो रोरिंग ऑफ थंडर भी किसका एग्जाम्पल है? इको का। एक दूसरी चीज जो आती है वो है रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन में क्या होता है कि इसी साउंड, ये साउंड काफी देर तक रहती है, परसिस्टेंस ऑफ साउंड अकर्स। वहां पे क्या हो रहा था, इंडिविजुअल साउंड आपको सुनाई दे रहा था। रिवर्बरेशन में क्या है, रिपीटेड, ये री से आपको यहां दिख भी रहा है कि रिपीटेड ऑफ रिफ्लेक्शन, कई बार वो आपको दिखा रहा है और फिर वो परसिस्टेंस ज्यादा है। जैसे विनय, ठीक है, विनय भी मैं बोल सकता था, लेकिन मुझे रिवर्बरेशन दिखाना तो उसने कैसे बोला, विनय, थोड़ा सा खिंच गया ना। तो परसिस्टेंस ऑफ साउंड यहां पे हो रहा है। आप लोग अपना अपना नाम नोट्स में लिख लेना। मतलब ऑडिटोरियम वगैरह होता है तो वहां पे हम ये तो नहीं चाहते कि वही आवाज काफी देर तक रहे, गूंजे, तो उसको हटाने के लिए, कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंप्रेस्ड फायरबोर्ड, रफ प्लास्टर, या तो ड्रेपरीज। ये ड्रेपरीज याद कर लेना। और ड्रेपरीज से ही मैंने एक जो कौन सी एसएसबी थी, ये एसएससी टेक थी शायद, यहाँ पे एसएससी टेक इलाहाबाद, मेरी जो आखिरी एसएसबी थी फरवरी 2021 या 22 में यहाँ पे, तो वहाँ पे जो मैंने स्टोरी बनाई थी स्क्रीनिंग में, वो यही बनाई थी, कुछ ड्रेपरीज सा। शायद मैं साइंस पढ़ रहा हूँगा तो यही बना दिया था। 130 अराउंड आए थे एसएससी टेक में और 19 स्क्रीनिंग हुए थे। और रिवर्बरेशन हो गया, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ अ साउंड।
इसके बड़े एग्जाम्पल हैं, आपने देखा होगा ये जो मेगाफोन है जो पुलिस वाले ऐसे यूज़ करते हैं ऐसे, इसमें हम क्या कर रहे हैं, साउंड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही भेज दे रहे हैं ताकि बढ़िया सुनाई दे, फैलेगी नहीं एक ही जगह। ज़्यादा जब लार्ज ऑडियंस को सुनाना हो तो उसको हम क्या कर रहे हैं, साउंड को हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही कंस्ट्रेंट कर दे रहे हैं। जैसे मेगाफोन है, हॉर्न्स है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ट्रम्पेट्स, शहनाई बजाने का मन है यार, शहनाई, स्टेथोस्कोप ये भी लगाने का मन है मेरा। कोई है तो नहीं यहाँ डॉक्टर? इसमें भी ऐसे वो बीट वीट सुनते हैं हार्ट की और कहाँ की पल्स वगैरह, तो वो साउंड की ही रिफ्लेक्शन है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होते होते यहाँ तक पहुँचती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, 4 ऑप्शन डाल दे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, इनमें से कौन सा मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का एक एप्लीकेशन है। तो मेगाफोन है, शहनाइयाँ हैं, स्टेथोस्कोप है, और कोई और ऐसी झूठ मूठ की चीज़ दे देगा, मान लो क्लॉक, तो समझ जाना। अच्छा, कॉन्सर्ट हॉल की जो सीलिंग है ऐसी वाली, तो यहाँ पर मान लो टीवी लगी है, तो हल्की सी कर्व्ड क्यों होती है, ताकि ऐसे रिफ्लेक्ट करके हर एक कॉर्नर में पहुँच जाए ऐसे। पीछे वाले जो महंगे वाले चेयर खरीदे हैं जिन्होंने, उनको भी अच्छे से आवाज़ आए और सामने वाले को भी। हमारी जो रेंज है हियरिंग की वो कितनी है, 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज। 20 किलो हर्ट्ज का क्या मतलब है, 20,000। लेकिन क्यों ऐसे लिखें बार बार, क्योंकि हम लोग को पता है कि किलो का मतलब 1000 होता है, तो सिंपली हम ऐसे ही करते हैं 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, है ना, क्यों नाटक करना। तो हाँ, ये है क्या, ये है फ्रीक्वेंसी। आपने कैसे पहचाना, दिख तो रहा है ना, यूनिट हर्ट्ज है। हर्ट्ज कौन, वही आदमी, कौन सा आदमी जिसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था, वो तो ठीक है, लेकिन हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी की रेंज को हम सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज। इससे पहले और इससे परे हम नहीं सुन पाएंगे। तो रेंज ऑफ हियरिंग हमारी कितनी हो गई, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। अच्छा, जो बच्चे हैं 5 साल से कम वाले, अभी जो ताज़ा पैदा हुए हैं, और कुछ एनिमल्स हैं, वो लोग 25 किलो हर्ट्ज तक सुन लेते हैं। यानी कि अच्छा, इससे जो ज़्यादा हुआ सॉरी, जो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा हुआ उसको हम क्या कहेंगे, ये तो ऑडिबल रेंज है, ऑडिबल, हम इसे सुन पा रहे हैं। इससे ज़्यादा वाले को क्या कहेंगे, अल्ट्रासोनिक, और इससे कम वाले को इंफ्रासोनिक। देखो 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 देखो, कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, ऑडिबल रेंज, वहां हमने क्या बात किया था, स्पीड ऑफ साउंड की। अगले में जगह है क्या, यहां हमने बात किया था स्पीड ऑफ साउंड की, इसको हमने कहा था मैक 1। इससे कम वाले को हम क्या कहते थे, सबसोनिक। इससे ज्यादा वाले को हमने क्या कहा था, सुपरसोनिक, है ना। और अगर मैक 5 से ज्यादा हो तो उसको हम कहते हैं हाइपरसोनिक। किसी बात की कंफ्यूजन तो नहीं है ना। साउंड से कम इज सबसोनिक, साउंड से ज्यादा इज सुपरसोनिक, और 5 गुना ज्यादा, उससे भी ज्यादा, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपरसोनिक। और हाइपरसोनिक आपने वो एक रिवीजन सीरीज की मेरी प्लेलिस्ट है हिस्ट्री की। लेकिन हम अभी क्या बात कर रहे थे, ऑडिबल रेंज, जो उस फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे, ये ऑडिबल रेंज से कम है तो इंफ्रासोनिक, और 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा है तो अल्ट्रासोनिक। आर यू कंफ्यूज्ड? नो, आई थिंक सो। अब तो क्लियर होगा सारा। तो यानी कि ये क्या है, क्या इसको हम अल्ट्रासोनिक लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। सॉरी, यानी कि जैसे जैसे हम बूढ़े हो रहे हैं, जैसे जैसे हम मौत के करीब जा रहे हैं, हमारी, नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, 5 साल से जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, तो हम जो हायर फ्रीक्वेंसी है उसको अब हम नहीं सुन सकते, है ना। वी क्या लिखना चाहिए, वी, राइटिंग साफ लिख दूं क्या आज, वी डू नॉट हियर हायर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब तो हम इसी के बीच सुन सकते हैं, लेकिन जो एक बच्चा था वो ज़्यादा वाला भी सुन पा रहा था, 25 किलो हर्ट्ज वाली भी सुन लेता था, और कुछ एनिमल्स भी हैं। अब देखते हैं जो राइनो है, जो वेल्स हैं, और जो एलिफेंट्स हैं। यानी कि मुझे क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है जिनके कान वान थोड़े बड़े बड़े हैं,
है ना, राइनो भी, एलिफेंट भी और वेल्स भी। वेल्स और डॉल्फिन्स में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो वेल थोड़ी सी बड़ी मछली है, तो भाई अब बड़ी है तो तुम पहले ही सुन लेना। तो 5 हर्ट्ज के आसपास वाली को भी ये सुन लेते हैं, यानी कि ये लोग इंफ्रासोनिक सुन सकते हैं, इंफ्रासोनिक वेव्स, है ना। और कुछ और लोग हैं, जैसे बैट है, प्रोपोसिस, ये एक एक्वेटिक एनिमल है, अभी पूछा नहीं है, कभी पूछेगा आगे चल के, क्वेश्चन खत्म तो होने दो। एक्वेटिक और डॉल्फिन्स, ये लोग 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, सॉरी यहाँ प्लस लगाना चाहिए था, इससे ज़्यादा सुन सकते हैं। तो ये लोग कौन हो गए, अल्ट्रासोनिक। तो आपको यही ध्यान रखना है इसमें। एक तो बैट अल्ट्रासोनिक, बैट कौन सी वेव का इस्तेमाल करेगा, अपना खाना लेने के लिए या कुछ भी, है ना, ऐसे भेजता है, अल्ट्रासोनिक। डॉल्फिन भी अल्ट्रासोनिक, वेल, राइनो, एलिफेंट इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। अब अल्ट्रासाउंड के हम थोड़े बहुत वो देखते हैं एप्लीकेशंस। सबसे पहले तो अल्ट्रासोनिक साउंड की खास बात यह है कि जिस पाथ पे आप भेजेंगे वो जाता रहेगा, ट्रेवल्स अलोंग पाथ इवन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्टेकल, ये बढ़िया बात है। अब इसका यूज़ हम क्लीनिंग एक्शन के लिए भी कर सकते हैं, वहाँ जहाँ पहुँचना बड़ा हार्ड है, या तो जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, कहाँ है, अरे ये वाला नीचे आएगा, ठीक है, यूज टू क्लीन पार्ट्स लोकेटेड इन द हार्ड टू रीच प्लेसेस, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, तो वहाँ पे हम अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करके क्लीनिंग करते हैं। या तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टू डिटेक्ट द क्रैक्स, देखो इससे यहाँ क्रैक है, यहाँ अल्ट्रासाउंड भेजा, यहाँ पे हमने रखा है डिटेक्टर, तो यहाँ से भेजा, अगर डिटेक्टर डिटेक्ट कर ले रहा है, यानी कहीं बीच में ब्रेक नहीं है, सही है, लेकिन जहाँ पे ब्रेक होगा वहाँ से ये आ गया, तो यहाँ हमें समझ आ गया कि ये यहाँ पे डिटेक्टर ने डिटेक्ट नहीं किया, तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि कुछ ना कुछ डिफेक्ट है, यहाँ खोदो, निकालो, लगा लो। तो डिफेक्ट या कहीं ऐसे कोई फ्लॉ है, वहाँ पे हमें अगर कुछ चेक करना है तो कौन सी वेव का इस्तेमाल करेंगे, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक वेव्स। अच्छा, ऑर्डिनरी वेव्स का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ऑर्डिनरी वेव्स का इस्तेमाल करेंगे नॉर्मल, तो वो यहाँ से ऐसे बेंड होके पहुँच जाएगी, विल बेंड एंड रीच, विल बेंड अराउंड कॉर्नर्स, ये बेंड वेंड नहीं होती है, ये स्ट्रेट जाती है। उसके बाद हम मेडिकल पर्पस में यूज़ करते हैं इकोकार्डियोग्राफी, ये कुछ हार्ट वर्ट का अगर आपको डायग्राम वायग्राम बनाना हो तो अल्ट्रासाउंड जाएगा और वो जो भी उसकी पेरीफेरी है वहाँ से टकराव करा के उसकी इमेज बन जाएगी। बस इतना ही जानना है यार। इकोकार्डियोग्राफी में कौन सा यूज़ करेंगे, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासोनोग्राफी में कौन सा यूज़ करेंगे, अल्ट्रासाउंड। वो हुआ ना पेट में गुदगुदी बड़ी आती है, तो अल्ट्रासोनोग्राफी में भी अल्ट्रासाउंड। या फिर किडनी में आपके कोई स्टोन हो गया हो, पथरी उथरी, तो भी टू ब्रेक द स्मॉल स्टोन्स कौन सा यूज़ करेंगे, अल्ट्रासाउंड। एप्लीकेशंस पे क्वेश्चंस यूपीएससी देता है, उसे पसंद है, तो उसकी पसंद का सम्मान करते हुए हमें इन चीज़ों को याद करना चाहिए कि अल्ट्रासाउंड, क्लीनिंग एक्शन इन द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड ऐसे फालतू चीज़ें, टू डिटेक्ट द क्रैक्स अल्ट्रासाउंड, इकोकार्डियोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी, और एक पांचवा क्या था, टू ब्रेक द स्मॉल स्टोन्स इन द किडनी। सोनार, सोनार का फुल फॉर्म आपको पता है, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, ठीक है। ये क्या है, सोनार एक डिवाइस है जो कि हम कहाँ यूज़ करते हैं, जनरली शिप्स वगैरह में यूज़ करते हैं। शिप्स में कौन से वेव यूज़ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जो कि हम यूज़ करते हैं वही जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज अल्ट्रासोनिक वेव्स। डिस्टेंस मेजर करने के लिए जाता है, वहाँ से टकरा के चला आता है, हमें पता क्या है स्पीड, हमें पता क्या है, हम टाइम देख लेंगे भाई कितनी देर बाद तुम टकरा के आए हो, हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ है हमारी शिप, ये रही हमारी शिप, यहाँ मान लो सी है, समुद्र है, समुद्र है, ब्लू से बनाना मज़ा आएगा। ये देखो, यहाँ से रे भेजा, यहाँ से वापस आ गया, डिस्टेंस अब देख लेंगे हम कितने टाइम बाद आया। फिर से यही चीज़, इन सारी कैलकुलेशन में डिस्टेंस कितना लेंगे, डी जाने का और डी आने का, टोटल टाइम क्या हो गया, 2d अपॉन टी। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसी को हम कौन सा मेथड कहते हैं, इको रेंजिंग। मैं रेंजिंग कहता हूँ, कुछ लोग रैंकिंग कहना हो, रैंकिंग कहो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। इको रेंजिंग प्रोसेस में क्वेश्चन आ सकता है, इको रेंजिंग प्रोसेस में कौन सी वेव इस्तेमाल करेंगे। वी आर गोइंग टू यूज़ अल्ट्रासोनिक वेव्स। यहाँ पे ये होता है ट्रांसमीटर, ये होता है डिटेक्टर, यहाँ से भेजा, आया, गया, मज़ा आ गया। अब डिस्टेंस मेजर कर लेना। और अल्ट्रासोनिक वेव्स कौन यूज़ करता है, अभी हमने देखा ही था, ये दोबारा क्यों आ गया, बैट्स और प्रोपाइसेस, ठीक है। द लास्ट पार्ट इज ह्यूमन ईयर। हम सुनते कैसे हैं,
तो ये जो बाहर सामने ये दिख रही है, सबसे पहले तो इसका नाम है पिन्ना। पिन्ना जो होता जाए मैं ऐसे करता जाऊंगा। आवाज आई पिन्ना के पास, अब पिन्ना ने अंदर भेज दिया, बोला अंदर आओ। यहां से आवाज आ गई इसमें, ये क्या है, ऑडिटरी कैनाल। कौन सा, ये वाला पोर्शन, ये वाला, यानी आवाज हमारी अंदर आ चुकी है। तो पिन्ना और ऑडिटरी कैनाल को हम कहेंगे आउटर ईयर। यहां पे लिख दूं क्या, पिन्ना और ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। अब ये जाएगी मिडिल ईयर में, मिडिल ईयर के बाद जाएगी इनर ईयर में, है ना, ये तो दिख ही रहा है। अब यहां से क्या होगा, ये पहुंचेगी ईयर ड्रम तक, पर्दा जिसे हम कहते हैं ईयर ड्रम, या तो इसी को कहा है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। ईयर ड्रम तक पहुंच गए। तो ईयर ड्रम, यहां हमें पहली चीज समझ आती है कि ईयर ड्रम का ही नाम क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो ऐसे समझ लो ना यार, ईयर के पास वो साउंड वेव गई और एकदम पैनिक हो गया, पैनिक, टिम्पैनिक, एकदम पैनिक हो गया, अरे भाई कौन सी आवाज आ गई। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कौन है, वो है ईयर ड्रम। अब जैसे यहाँ पे वो हमारी साउंड वेव गई, अब यहाँ पे ये थोड़ा सा कंप्रेस करेगी, इसको कंप्रेस करेगी, वापस आएगी करके यहाँ पे वाइब्रेशन होगा। यानी कि यहाँ पे लिखूंगा पिन्ना से ऑडिटरी कैनाल गया, कैनाल से हमारा ईयर ड्रम गया, ईयर ड्रम में अब इसने वाइब्रेशन किया। अब क्या होगा, इस वाइब्रेशन के बाद, ईयर ड्रम के बाद, अब ये आ गए मिडल ईयर में। मिडल ईयर में आते हैं ये तीन लोग, हंस, ऐसा समझ लो अंदर हंसने लगे लोग कि अच्छा आ गए, आओ आओ देखते हैं, HAS, ये है हमारे मिडल ईयर, हंस लिख देना चाहिए यहाँ पे। अब ये तीन बोन है, ये क्या कर रहे हैं, एम्पलीफाई कर रहे हैं, अब इसको एम्पलीफाई, ठीक है। ईयर ड्रम के बाद अब इन तीन बोन के पास गए, कौन से, HAS। इन्होंने क्या किया, इस वाइब्रेशन को और एम्पलीफाई कर दिया, हैमर, एनविल और स्टिरअप। अब इसको बहुत ही वाइब्रेट कर दिया, एम्पलीफाइड द वाइब्रेशन। अब जैसे हियरिंग एड जिनकी कान खराब होते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, वो जो आर्टिफिशियल मशीन आती है वो क्या करता है कि जो भी साउंड वेव्स आई हैं उसको वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज करेगा और उस सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा, एम्पलीट्यूड। तो अब लाउडनेस बढ़ जाएगी, क्योंकि एम्पलीफाई, एम्पलीट्यूड रिलेशन विद लाउडनेस, फिर वो वापस से उसको साउंड में चेंज कर देगा और उनको सुनाई दे देगा, है ना। इसने अब वाइब्रेशन को और ज़्यादा एम्पलीफाई कर दिया। अब यहाँ से ये भेजेगा इनर ईयर में। इनर ईयर में कौन आता है, ये आता है कोचलिया। मैं उसको कोचलिया पढ़ता हूँ, हो सकता है बायोलॉजी के टर्म्स में मैं प्रोनाउंसिएशन गलत करूँ। कोचलिया, कोचलिया क्या काम करता है, इन वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज कर दे रहा है। तो यहां से ये क्वेश्चन बन सकता है, एक मिनट यहां पे पेन चेंज करते हैं, कोचलिया कि कौन है जो इन वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज कर रहा है, तो वो है कोचलिया। अब यहां से जो कोचलिया है वो इन सिग्नल्स को भेज देता है ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन में। कोचलिया हो गया, कोचलिया के थ्रू ऑडिटरी नर्व, और ये पहुंच जाता है ब्रेन में और ब्रेन हमारा इसको सुन समझ लेता है, ठीक है। कोचलिया किसे भेज देता है, ऑडिटरी नर्व के पास कि ले भाई ब्रेन में जा, गिले पे, और ब्रेन क्या कहता है कि हाँ सुन लिया मैंने, तूने कहा मैंने सुन लिया, है ना। तो कुल मिला के ये कहानी थी। ये नहीं कि ये क्या है, हमारे इनर ईयर वाले हो गए, कोचलिया और ऑडिटरी नर्व। ये सब बेकार है, ये पता नहीं क्या है, ये पता नहीं क्या है। यानी कि पिन्ना, पिन्ना से गया ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल कहाँ गया, हाँ, फिर उसने भेजा उन वाइब्रेशंस को, ईयर ड्रम पे पहुंचा। ईयर ड्रम का नाम ही है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इनको वाइब्रेट करने के लिए तीन लड़के हमारे पास थे, तीन बोन थे, हंस रहे थे कि आ गए, आओ क्या लाए हो, हैमर, एनविल और स्टिरअप, HAS। फिर इन्होंने फिर कोचलिया आ गया, बोला लाओ मैं बताता हूँ। कोचलिया ने क्या किया, इन वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिक सिग्नल में तब्दील किया और भेज दिया ऑडिटरी नर्व के थ्रू ब्रेन के पास कि ये ले बे इसको समझ। तो यहाँ हमने पूरा ह्यूमन ईयर देख लिया।
तो आइए कुछ जल्दी से हम PYQs करते हैं. द प्रॉपर्टी ऑफ द साउंड वेव्स दैट डिटरमाइंस द पिच ऑफ अ साउंड. पूरे लेक्चर में हमने देखा पिच, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड से लाउडनेस, वेवलेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट टू सक्सेसिव क्रस्ट या ट्रफ या कंप्रेशन या रिफ्रैक्शन, कुछ भी. इंटेंसिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम इन अ यूनिट स्क्वायर एरिया. ये ठीक फ्लक्स की तरह. अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ इतना, वेवलेंथ इतना, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल इतना. अच्छा, अगर क्वेश्चन देख के नहीं पता है तो आप जो घर से पढ़ के आए हैं उसी में दिमाग लगाना है कि घर से तो एक ही फॉर्मूला पढ़ के आया हूँ. तो लाओ देखते हैं. साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी दी है, वेवलेंथ दी है, तो आपको फॉर्मूला पता है, सिंपल. स्पीड ऑफ साउंड तो वही रहेगी, बस वो पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा इतना ट्रैवल करने में. क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, लैम्डा बाई टी. टाइम पीरियड को ही हम क्या लिखते हैं? फ्रीक्वेंसी. यानी ये पता है लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी. स्पीड तो सेम ही रहेगी, जो भी साउंड है उसकी स्पीड तो सेम है. उसने पूछा है कि अगर इतना किलोमीटर ट्रैवल करना हो तो कितना टाइम लगेगा. तो जब वेवलेंथ 30 था, 30 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में कर लेते हैं. 10⁻² मीटर में हो गया, इंटू फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी कितनी? 4 किलो हर्ट्ज. 4 किलो हर्ट्ज को मैं 10⁻³ हर्ट्ज कर देता हूँ. यानी कि दूसरी वाली वेवलेंथ इंटू दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी. ये फॉर्मूला हो गया हमारा. अच्छा, इन्होंने ये दिया हुआ यहाँ पे देख लें. दूसरी वाली वेवलेंथ यानी कि 2.4 किलोमीटर, यानी कि 10⁻³ इंटू में फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्यों लिखे हम? टाइम पीरियड लिख देते हैं क्योंकि इन्होंने पूछा ही है टाइम पीरियड. समझ आ रहा है ना? कुछ हुआ नहीं, सिंपली एक फॉर्मूला है, वैल्यू डाल दिया. आइए सॉल्व करते हैं और आंसर देखते हैं कितना आ रहा है. 4 किलो हर्ट्ज से ये कट गया, फिर ये 10 स्क्वायर को अगर मैं उधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा? 30 इंटू 4 120 इक्वल टू 240 अपॉन 2. 2 कितना हो गया? 2 सेकेंड. 2 seconds इज द आंसर. फिर से वही चीज, द पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. द पिच जहां भी आए फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड जहां भी आए लाउडनेस. ये यहीं पे दिया. स्पीड का फॉर्मूला हमने देखा, लैम्डा अपॉन टी लिख दो, या तो किसी को ज़्यादा मज़ा आ रहा हो तो लैम्डा इंटू एफ लिख लेना, क्योंकि 1/t ही क्या होता है? एफ. अच्छा, मुझे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें मिले नहीं, फिर पीछे गया मैं 1-2 साल, तो वहाँ पे थोड़े क्वेश्चन मिले हैं, तो उसको भी देख ही लेते हैं. क्या पर्सन रिंग्स अ मेटेलिक बेल नियर अ स्ट्रॉन्ग कंक्रीट वॉल, ही हियर्स द इको आफ्टर इतने सेकंड. इफ द साउंड मूव्स विद स्पीड दिस, हाउ फार इज द वॉल फ्रॉम हिम. वही चीज़ है, बस आपको ध्यान क्या रखना है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ध्यान क्या रखना है आपको? 340 इक्वल टू डिस्टेंस कितनी लेनी है? यहाँ से गई होगी रे, यहाँ से आई होगी, तब जाके इसने टाइम नोट किया होगा ना. 0.3 सेकंड बाद आए, इसका मतलब डिस्टेंस इसने 2D ट्रेवल किया है. और टाइम क्या लिया है? 0.3. सॉल्व करना है, आंसर लाना है. कितना हो गया? 170 इंटू 0.3. 70 इंटू 3 51. दिस इज द आंसर. साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू कॉपर वायर, हाँ. सिल्वर स्लैब, ग्लास प्रिज्म, वुडन पाइप प्लेस्ड इन वैक्यूम. वैक्यूम में साउंड कैसे ट्रैवल करेगी? साउंड इज अ मैकेनिकल वेव एंड इट नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल. इट कैन नॉट ट्रैवल इन द वैक्यूम. तो ये गलत है, और मतलब ये सही आंसर हो गया. तो थैंक यू. दिस वाज ऑल अबाउट साउंड, और आपके सारे कॉन्सेप्ट ठीक हो गए होंगे, और अब आप इसको थोड़ा बहुत रिवाइज करिए, बाकी फिर आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे. थैंक यू. टेक केयर. बाय.